अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपने गिरबान में मतीउल्लाह जान। पनामा केस अपने अंजाम के करीब पहुंच रहा है और सियासी दर्जा हरारत में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मैदान में निकल चुके हैं। जलसे जुलूसों में बराह रास्त JIT पे हमले कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं उन सरकारी अफसरों पर जिन्होंने उनका बयान रिकॉर्ड किया। आज भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक अवामी जलसे से खिताब किया, अपने सियासी मुखालफिन को भी तनकीद का निशाना बनाया, मगर JIT के सरबराह खासकर वाजिद ज़िया को खासकर निशाना बनाते हुए उन पर ज़ाती हमला भी किया और तनकीद भी की कि उनके जो कज़न हैं लंदन में, उनकी एक निजी फ़र्म है और उस फर्म को जो है हायर किया गया और कई हज़ार पाउंड उनको दिए गए तफ्तीश में मदद के हवाले से। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी पनामा केस की जो समाअत हुई उसमें आज बड़ा ही जारहाना किस्म का माहौल था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसमें ज़्यादा जारहाना रिमार्क्स जजों की तरफ से देखने में आए। सलमान अकरम राजा जिन्होंने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लेने थे, मरीम नवाज़, हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ की नुमाइंदगी करते हुए वो आज भी अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके और कल कुछ मज़ीद मोहलत मांगी, सुबह उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लेने हैं। मगर आज सलमान राजा एडवोकेट के लिए काफ़ी मुश्किल दिन था। 3 जजेस थे और एक वकील। सवालात 3 जजों की तरफ से हो रहे थे और जवाब देने वाला एक वकील था, और बहुत से ऐसे सवालात थे जिनके जवाब सलमान अकरम राजा नहीं भी दे सके, बावजूद इसके कि एक रात पहले ही कुछ नई दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जिनके बारे में ये तवक्को की जा रही थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट का बेंच उनसे मुतमईन होगा, मगर बज़ाहिर ऐसा हुआ नहीं। जो भी दस्तावेज़ात सामने आई उस पर मज़ीद सवालात सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ से उठा दिए गए। आज तो ख़ास कर जो JIT की रिपोर्ट में मरीम नवाज़ की ट्रस्ट डीड के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए थे जालसाजी के हवाले से, उस में भी जजेस ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस बात की निशानदेही की कि जो ट्रस्ट डीड पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी उसमें और बाद में पेश की जाने वाली ट्रस्ट डीड में कुछ ऐसी बकौल JIT की रिपोर्ट की जालसाजी भी हुई कि जो बायस शर्मिंदगी थी। और जस्टिस अजमत सईद शेख तो बहुत ही दुखी थे। उनका यह कहना था, उनका दिल टूट गया और वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ऐसी दस्तावेज़ पेश की जाएगी। बहरहाल इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मामला जो है बड़ी तेज़ी से अपने अंजाम को पहुंच रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, रुकन कौमी असम्बली हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। इनके साथ सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी और माहिर कानून बैरिस्टर शोएब रज़ाक। हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में वहीद मुराद सीनियर सहाफ़ी भी ज्वाइन करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट की कमरा अदालत में आज हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम चलते हैं बराह रास्त उस मामले की तरफ जो आज सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया कि एडवोकेट अकरम शेख जब उन्होंने शुरू में हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ और बच्चों की तरफ से कुछ दस्तावेज़ात जमा की, मरीम नवाज़ की तरफ से ख़ासकर जो ट्रस्ट डीड जमा कराई गई, तो एक सवाल उठा कि आखिर उस ट्रस्ट डीड में क्या गलती थी, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि जजों ने जिसका आज इज़हार किया। और इल्ज़ाम बार बार नाम एडवोकेट अकरम शेख का आ रहा था, तो हम एडवोकेट अकरम शेख के दफ्तर में गए और उनसे ये कहा कि आखिर ये ट्रस्ट डीड में रद्द-ओ-बदल का मामला क्या है, इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसका क्या कानूनी नतीजा निकल सकता है। देखते हैं अकरम शेख ने क्या कहा। मतीउल्लाह जान साहब, आपका शुक्रिया, आप मुझे वजाहत का मौका दे रहे हैं। बात यह है कि मैं बड़ी महदूद मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के बच्चों का वकील था। ये तयशुदा अमर था कि मैं एक महदूद मुद्दत के लिए ये मुश्किल फरीज़ा सर अंजाम दूँगा। उस दौरान में कुछ कागजात फ़ाइल किए गए हैं जो मेरे जहन में नहीं है कि क्या उनकी नौइयत थी, क्योंकि जब एक मुकदमा मैं हैंडल नहीं कर रहा तो उसके कागजात का पीछा करने का या उसको फॉलो करने की मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात, आप ये बात नोट कर लें, बहुत अहम बात है। एक सीनियर एडवोकेट का ना ड्राफ्टिंग से कोई ताल्लुक़ होता है, ना फाइलिंग से कोई ताल्लुक़ होता है, ना कागजात की तरतीब और तदवीन से कोई ताल्लुक़ होता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को जो फरीक ने दिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने उसके साथ जो कंपनीइंग एप्लीकेशन थी उसको मैंने सेटल किया। रफाकत अली शाह साहब होंगे या पता नहीं कौन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होंगे। तो ये फरीक के मुकदमा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस, मुझे सिर्फ हल्का सा ये याद है कि एक
چونکہ اس وقت سپریم کورٹ بڑی اجلت میں تھی عزت مآب جسٹس جمالی صاحب کے دور میں. انہوں نے کہا کہ کچھ کاغذات فائل کریں، تو ایک کاغذ جو تھا وہ ایک زائد لگ گیا ٹرسٹ ڈیڈ کا، اور پھر دوبارہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کو انہوں نے جو فریق مقدمہ تھے انہوں نے فائل کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، نہ تو میرے اوپر کوئی الزام ہے اور نہ وکلاء خود ساختہ کاغذات تیار کرتے ہیں، نہ اس کی تیاری میں کوئی مبد و معاون ہوتے ہیں، اور نہ اگر ان کے علم میں آ جائے کہ یہ کاغذ غلط ہے تو انہوں پیش کرتے ہیں. دیکھیے نا، ایک آپ فریق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کورٹ میں. ہاؤ آن ارتھ آر یو گوئنگ ٹو ایون انٹرٹین اے ڈاؤٹ کہ جو فریق ہے جو اپنی برات چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اس سے ایکوٹ کروانا چاہتا ہے، وہ کوئی غلط کاغذ یا کوئی ایسا کاغذ جو ہے وہ عدالت کے حوالے کرے گا جس کی اتھینٹسٹی کے اوپر کوشچن کیا جا سکتا ہے. بات سنیے، کیا وہ فورینزک ایکسپرٹس نے کسی جگہ پہ ان پہ جرح کی گئی ہے؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو کراس ایگزامینیشن کے لیے پیش کیا ہے جی آئی ٹی میں؟ کیا جی آئی ٹی کے پاس یہ اختیار ہے وہ ڈٹرمن کرے کہ کون سا ڈاکومنٹ جو ہے وہ اتھینٹک ہے اور کون سا فیک ہے ایک ایکس پارٹی رپورٹ کی بنا پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا کے سارا پروسیس جو ہے، مجھے تو یہ ساری کارروائی جو جی آئی ٹی کی ہے یہ بذات خود اس میں بہت سے سوالات اور بہت سے شبہات دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں نا، آپ نے ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو پیش کیے بغیر جرح کے لیے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ فیک ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے. تو اس الزام کو لگانے کے لیے، اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو وہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو پیش کرنا ہوگا اس کے سامنے. میرے ذہن میں میرا اتنا حافظہ نہیں ہے کہ میں نومبر میں داخل کیے گئے کاغذات کے متعلق آپ کو جولائی کے مہینے میں اسی تازگی کے ساتھ اپنی یادداشت جو ہے وہ میں اس کو استعمال کر کے آپ کو کہوں. وہ تو تبھی ممکن ہے اگر میرا کوئی بہت ان یوزول دلچسپی ہو. ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سائن کرتے ہیں، اور ایفیڈیوٹس جو ہیں وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سائن کرتے ہیں پارٹی کے مہیا کردہ دستاویزات کی بنیاد پر. ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کا بھی اس میں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں قصور ہوتا ہوگا، اور میرے خیال میں یہ ایک مفروضہ بہت جلدی قائم کر لینا کہ وہ کاغذات جو ہے وہ درست نہیں ہوں گے، اس کی مزید جانچ پڑتال کی ضرورت ہے. وکیل کو 7 سال کی قید ہوتی ہے کاغذات پیش کرنے پر، یا اس کاغذات پہ میں نے تو کوئی کاغذ میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی کاغذ پیش کیا ہے. میں نے تو جتنے کاغذ اپنے جو کنسائز اسٹیٹمنٹ، ایک ہی کنسائز اسٹیٹمنٹ فائل کی ہے حسین نواز شریف صاحب کی طرف سے، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اور حسن نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر میں مقدمے سے بالکل الگ ہو گیا ہوں. وہ ٹرسٹ ڈیڈ تو یہی شو کرتی ہے نا کہ وہ جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ حسین نواز کی ہے اور مریم نواز اس کی ٹرسٹی ہیں. یہی شو کرتی ہوں. میں اس وقت آپ کو بغیر ریکارڈ دیکھے، بغیر آپ جس طرح کنفرنٹ کیے کہ یہ وہ کاغذ ہے، میں نہ تو اپنے حافظے کو کال اپ کر سکتا ہوں، نہ میں یہ ریکال کرتا ہوں کہ اس میں کیا تنازع کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فریقین جو دستاویزات مہیا کرتی ہیں، میں آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں سپریم کورٹ رولز کا. قواعد کے مطابق پارٹی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو دیتی ہے، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہی مجھے انسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس میں پیش ہونا ہے یا نہیں. اور میں نے اس مقدمے میں تو تحریری طور پر فریقین کو، یعنی میں تو 9 دسمبر کے بعد میں کبھی کسی مقدمے میں کسی پیشی میں پیش نہیں ہوا. 9 دسمبر واز دی لاسٹ ڈے آن وچ آئی رینڈرڈ اپیئرنس ان دیز کیسز. آپ نے سنا ایڈوکیٹ اکرم شیخ کو، جو سب سے پہلے پیش ہوئے تھے مریم نواز، حسین نواز، حسن نواز کی بہاف پہ سپریم کورٹ میں جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تھا. مسئلہ 2 ٹرسٹ ڈیڈز کا ہے. ایک ٹرسٹ ڈیڈ جو سب سے پہلے دائر کی گئی تھی وہ کمبر کمپنی کی طرف سے تھی، جس میں جو ہے شیڈول آف پراپرٹی بھی اٹیچ تھا. اور اس کے بعد دوسری ٹرسٹ ڈیڈ جو دائر کی گئی تھی وہ ایون فیلڈ کی تھی 2006 میں ہی، اور اس میں مریم نواز بطور ٹرسٹی بینیفیشری تھی، مگر اس میں پراپرٹی شیڈول اٹیچ نہیں تھا. اور بظاہر دونوں ٹرسٹ ڈیڈ کے جو دستخطوں والے صفحے ہیں
وہ ایک جیسے تھے فورنسک ایکسپرٹس کے مطابق. ثابت یہ کیا جا رہا تھا اس ٹرسٹ ڈیڈ کے ذریعے کہ مریم نواز اور حسین نواز بنیادی طور پہ لندن کے فلیٹوں سے جو ان کا تعلق ہے وہ 2006 میں قائم ہوا تھا, اس سے پہلے کا نہیں. مگر ان ٹرسٹ ڈیڈز کے دستخطوں والے صفحات پر ججوں کو بہت سے معاملات مشکوک نظر آئے اور جی آئی ٹی نے اس شک کی تصدیق بھی کی ہے. تو پہلے تو میں شعیب رزاق صاحب, کیونکہ آپ قانون دان ہیں, آپ بھی دستاویزات عدالتوں میں جمع کراتے رہتے ہیں مختلف مقدمات میں وکیل کے طور پہ, تو یہ اکرم شیخ صاحب نے جو توجیہ پیش کی ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, تو یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کی حد تک ایڈوکیٹ آن ریکارڈ وہ سبمیشن کرتا ہے, لیکن یہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. میں ایز اے لائر میں اپنے موکل سے کاغذات لوں گا, ایگزامن کروں گا, ود مائی اتھارٹی دے آر گوئنگ ٹو بی سبمٹڈ, ٹھیک ہے. اور اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹ سبمٹ ہوئے اینڈ ویری نیکسٹ ڈے سبمیشن واز میڈ ریگارڈنگ دیز ڈاکومنٹ بائی اکرم شیخ صاحب, یور لارڈشپ. یہ ہوا ہے. تو میں اگر کہوں کہ جی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے موکل سے کاغذات لے کے جمع کرا دیے, آئی واز ناٹ اویئر آف اٹ, تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. کوئی بھی ڈاکومنٹ ہوتا ہے آپ کلائنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ آن ریکارڈ از اے پروسیجر ریکوائرمنٹ, نہ وہ اس کا آپ کے موکل سے تعلق ہے نہ آپ سے تعلق ہے. ایک ریکوائرمنٹ ہے سپریم کورٹ کے رولز میں کہ اٹ ہیز ٹو بی سبمٹڈ بائی. اس کا بنیادی ذمہ داری کس کی ہوئی؟ وکیل کی ہوئی نا میرے بھائی, جو سینئر لائر ہوتا ہے, جو لائر ہوتا اور ہے. اس کی پھر اس کے وکیل کے خلاف کارروائی قانون میں کیا ہے؟ مطلب دیکھیں وہ تو بار کونسل کے ایشوز ہیں نا, یا یہ بھی نہیں ہو کیونکہ میں نے تو ایز اے کورٹ رپورٹر آج تک نہیں دیکھا کسی وکیل کو کوئی بار کونسل نے سزا دی ہو. اس میں یہ ایشو ہوتا ہے, جج کیس بھیج دیتے ہیں, بار اس کونسل میں کچھ یہ ایشو کرتی نہیں ہوتا ہے. ہے اٹ ہیز نیور ہیپنڈ کہ وکیل نے اپنے تئیں کوئی ڈاکومنٹس جمع کرا دیے. تو جیل کون جائے گا یہ بتائیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ اس میں چیز آ رہی ہے تو ڈاکومنٹس کی اونرشپ تو موکل کی ہے, ٹھیک ہے. یہ کبھی وکیل پہ نہیں الزام لگ سکتا کہ ہی ہیز کریٹڈ دیز ڈاکومنٹس. صحیح ہے. سبمیشن اس نے کی. مطلب اب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وکیل کا کوئی قصور نہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہوتا نہیں ہے, نارملی نہیں ہوتا. آئی کین ناٹ فیبریکیٹ ڈاکومنٹس آن بیہاف آف مائی کلائنٹ. اچھا, یہ ویسے معاف کرنا, ہمارے ملک کی عدالتوں میں وکیل نے جعلی ڈاکومنٹ نہیں بنا کے دیتے اپنے موکلوں کو. اگر وہ ڈالے بھی ہوں گے نا, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ود دی کنسنٹ آف دا کلائنٹ. ہاں, ود دی کنسنٹ آف دا کلائنٹ. اچھا, ٹھیک ہے. یہاں یہ ایشو ہوتا ہے کہ جی یہاں جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ. اچھا. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے جمع کرایا. ایڈوکیٹ آن ریکارڈ از اے سمپل ربر اسٹیمپ. اچھا, دوسری بات, سلمان اکرم راجہ نے جو دلیل پیش کی تھی کہ بظاہر دو ٹرسٹ ڈیڈ کے دو صفحات ہیں, وہ دستخطوں والا صفحہ جو ہے اس میں کولیشن کا پرابلم ہو گیا, وہ دوسرا صفحہ دوسرے کے نیچے لگ گیا جلدی میں, اور ایرر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بظاہر جعلی دستخطوں والا ایشو نہیں ہے, بظاہر کوئی ٹیمپرنگ کا ایشو نہیں ہے, صرف دوسرا پیج جو تھا وہ ایک جیسا تھا دستخطوں والا صفحہ. تو وہ اس میں ایسا ممکن ہے جلد بازی میں ڈاکومنٹ نیچے لگ جاتے ہیں دوسرے کے, اسٹیپل ہو جائیں, کیونکہ اس میں بظاہر کوئی جعل سازی کی بجائے نا وہ پیجز جو ہیں آپس میں اسٹیپل والا معاملہ لگ رہا ہے. مطلب وی ناٹ ایز نیو ایز وی تھنک وی آر. ایشو یہ آ رہا ہے کہ ایک ٹائٹینک قسم کا کانفلکٹ کریٹ ہو گیا. دیکھیں نا, اونرشپ چینج ہو رہی ہے, پورا ججز ششتر رہ گئے نا کہ آپ رائے صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, واٹ آر یو ڈوئنگ. مطلب آپ یہ ڈاکومنٹس یہ سبمٹ کر رہے ہیں, دے آر ان ڈائریکٹ کنفلکٹ ود دا پریویس ڈاکومنٹ. مگر ایک بات ججوں نے مانی کہ ان ڈاکومنٹس کی اتنی سگنیفیکنس نہیں تھی, کیونکہ بعد میں رجسٹرڈ بیئرر سرٹیفکیٹس جو ہیں دے بیکیم دا ایویڈنس, اور ان کی اتنی ریلیونس نہیں رہی تھی, اور اس لیے ان ڈاکومنٹس میں اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. ویسے بھی یہ اتنے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ رہے نہیں تھے بعد میں, کیونکہ بیئرر سرٹیفکیٹ اور رجسٹرڈ ڈاکومنٹس کا قانون آ گیا تو ان کی اتنی ریلیونس نہیں رہی تھی. میں اعجاز چودھری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آج تو تحریک انصاف کے لیے بظاہر بڑا اچھا دن لگ رہا تھا. آج تو خان صاحب جو ہیں کل تک تو کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے وزیر اعظم استعفیٰ دیں, اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں استعفیٰ نہیں, ان کو جیل میں ڈالیں اور اڈیالہ جیل میں ان کو بھیجا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جعلی دستاویزات کا جو معاملہ ہے, عمران خان کہہ رہے ہیں نواز شریف نے یہ جعلی دستاویزات پیش کیے. یہ کاغذات تو مریم نواز اور حسین نواز کے وکیل کی طرف سے آئے, نواز شریف نے تو ان کے وکیل نے تو نہیں پیش کیے. وہ ابو جان ہے ان کے, میرا خیال ہے آپ کے بل میں نہیں. تو اگر آپ کا بچہ کوئی غلط کرے تو آپ کو جیل میں ڈال دیں. میرا خیال ہے اگر بچہ مائنر ہوگا. کیسے ہو گیا؟ جب بچہ مائنر ہوگا, 2006 میں مائنر نہیں تھے. میں وہی عرض کرتا ہوں نا, تو جو وہ تو یہ ڈاکومنٹ تو ابھی پیش کیے گئے نا, اب مائنر تو نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں نا, تو وہ اس کو بھگتے گا تو صحیح.
बच्चा ही चाहे भुगते, लेकिन अगर नहीं, नवाज शरीफ ने क्या जालसाजी की ये बताएं, क्योंकि आज खान साहब ने कहा ये बयान। मैं अर्ज करता हूँ, पहले थोड़ी सी बात ना कर ली जाए जो कुछ शेख अकरम साहब ने कहा है। जी हाँ, उस पर भी कर लें। पहली बात तो ये है कि शेख साहब अपनी जिम्मेदारी से कुछ पहलू तय कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ शेख साहब नहीं, दीगर वकला से भी ये अंदाज़ा होता है कि जो क्लाइंट है उनका वो पूरी सच्ची बात उनको नहीं बता रहा। और तीसरी बात यह है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। आप यानी JIT की रिपोर्ट के मुताबिक वो बेनिफिशियल ओनर हैं मरियम साहिबा, और यहाँ पर वो ट्रस्ट डीड दे रहे हैं। दोनों ट्रस्ट डीडों में आपस में भी इख्तलाफ है। चुनाचे आज सारी बहस तो ज़्यादा जो हुई 476 की कार्रवाई, मेरा ख्याल बैरिस्टर साहब बेहतर बता सकते हैं, उसी के ऊपर ये हुआ कि फ़ेक डॉक्यूमेंट कोर्ट में जब जमा कराएंगे तो उसकी सज़ा क्या है, तो उन्होंने कहा 7 साल तक है, और वकील ने उससे डिसएग्री नहीं किया। आप ये देख थोड़े वक्त अच्छा, अब आप पूछ रहे हैं कार्रवाई इस पे नहीं हुई, सारी नहीं बार मेन बात तो आज की यही है ना कि भी यानी मेन कार्रवाई वही होती है जहाँ पे सज़ा नज़र आनी शुरू हो जाए। जिस तरह जफर एजाजी को भी वो केस हो गया, वहाँ पर पर्चा दर्ज हो गया, अब वो भी पूरा एक तो केस आप ये कह रहे हैं अकरम शेख साहब जिम्मेदार हैं इसके? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ शरीफ फैमिली जिम्मेदार है। उसने अपने क्लाइंट को यानी वो क्लाइंट होते हुए वकील को सही पूरी बात नहीं बताई। और दूसरी फैमिली कौन सा लीगल पर्सन? देख, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, आप बात कानून में फैमिली तो लीगल पर्सन कानून का तो इनसे पूछ लीजिए, मैं तो वो बात करूंगा जो मियां नवाज शरीफ। नो, आप जरा मुझे बात कर लेने दें। वो बात करूंगा जो नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली में कही। उन्होंने हमेशा ओन किया फैमिली को, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं। तो आप नहीं ओन करेंगे अपनी फैमिली को? अगर सब ओन करेंगे। कौन नहीं? आपने सवाल ये किया है ना कि जी वो तो एडल्ट हैं 2006 में, तो उन्होंने 2006 के आज तक अपनी फैमिली को ओन करते हैं। जो फैमिली का सरबराह है वो बादियुन नजर में फिर जिम्मेदार करार पाता है। तो हमारी कल्चर या रवायत नहीं है? मैं कहता हूं कि यही तो कल्चर और रवायत से ही आप आगे बढ़ के अदालत के अंदर पेश होते हैं ना, वरना तो आप पहले दिन कह देते, लेकिन आप पहले दिन कह देते कि जी हसन हुसैन और मरियम साहिबा मैं इनका जिम्मेदार नहीं हूं। ये जाने कोई बाप कह सकते हैं? देखो ना, अब फैक्चुअली क्या हो रहा है, फैक्चुअली तो यही हो रहा है कि यानी 93, 94, 95 में मलकियत तो साबित होगी मरियम साहिबा की, वालिद का तो मुझे पता ही नहीं है। अमलन यही हो रहा है। ये हमारी जो लोकल ट्रेडिशन है, जो हमारी तहजीब व तमद्दन है, मतीउल्लाह जान साहब ये उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। तो आप ये कह रहे हैं जालसाजी भी नवाज शरीफ ने की है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस सारे काम का जिम्मेदार नवाज शरीफ है। मैं और आगे जालसाजी करने वाले बड़े साहब, मैं आपके मानने से पहले कानूनी नुक्ता, शोएब रज़ाक साहब, जब वज़ीर आज़म कहते हैं हमारी फैमिली या पार्लियामेंट में कहते हैं हमारे असासे, तो वो क्या एज अ लीगल पर्सन अपनी ज़ाती मिल्कियत ज़ाहिर कर रहे होते हैं या अपने बच्चों के बिहाफ पे वजाहत दे रहे होते हैं? आपको क्या लगा? लीगली तो वो देखे ना, आर्गूमेंट्स जितने भी रेज किए गए, नहीं वो क्या एज अ लीगल ओनर अपने आप को जाहिर कर रहे हैं या फैमिली हेड के तौर पे बोल रहे हैं जब पार्लियामेंट में बोल रहे हैं? देखे ना, वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ही स्टार्टेड द स्टोरी फ्रॉम 70 ईयर्स ना, उन्होंने 70 साल से स्टार्ट की थी। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये कहा कि हमारी फैमिली फॉर्चून हमारी, ठीक है। लेकिन आज जो बात हुई है ना सुप्रीम कोर्ट में, ये हुई है कि अगर बच्चों ने ओनरशिप साबित ना कर सकी कि दे हैव बॉट इट विद देयर राइटफुल रिसोर्सेज, तो फिर तो मैटर जाएगा नवाज शरीफ की तरफ। नहीं, उसमें दादा कहीं नहीं फिक्र करता, जो उस वक्त हयात था, जिंदा था और वो डील कर रहा था, उसके दादे के बाद कोई इख्तियार नहीं होता। देखे ना, दादे हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में दादा क्या है? मेरे भाई, अगर हुसैन नवाज ये साबित कर दें कि आई हैव रिसीव्ड दिस एसेट फ्रॉम माय दादा, स्टोरी, वो शेख अजमत सईद साहब वही बात कर रहे थे कि उन्होंने ओनरशिप साबित करनी है बच्चों ने कि एट दैट टेंडर एज, इस टेंडर एज में दे वर द ओनर। आप ये कह रहे हैं जो कह रहे हैं हमारी जायदाद है वो साबित नहीं कर पा रहे, और जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं मेरी नहीं है वो भी साबित नहीं कर पा रहे। तो चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के लिए कुरान जमात मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर साहब, ये क्या हालात जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? आप समझते हैं कि आज जो जजों ने कार्रवाई की है या जो रिमार्क्स दिए हैं, जो समाअत हुई है, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं जलसे जुलूसों में जिस तरह का अटैक कर रहे हैं JIT के ऊपर, कैसा लगता है सरकारी मुलाजमों के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है तनकीद कर रहे हैं, आम सरकारी मुलाजम? अब्दुल्ला साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे ये बड़ा अफसोस है कि एक कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, बेशक वो पुलिस हो, बेशक वो FIA हो, बेशक वो नैब हो व JIT हो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी वो एक रिपोर्ट दें
और उस रिपोर्ट के बगैर ट्रायल के, उसकी गवाही, सफाई, उसका पूरा ट्रायल होने के बावजूद अगर एक रिपोर्ट आ जाती है सपोज एक, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए कि पुलिस चालान पेश करे, जज पहले दिन जनाब वो पढ़े, ना वो जनाब क्लाइंट की बात सुने ना किसी की बात सुने, और वो कहे चलो इसको फांसी दे दो, इसको सजा दे दो, इसको बरी कर दो। अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा नहीं ना हुआ, मेरी आप बात सुन लेना। अब जो हमारे दोस्त हैं, जब JIT बनी तो इन्होंने कहा ये तो भाई नवाज शरीफ के अंडर है सारा, ये तो हुकूमत के अंडर है, हमें तो इस पर भरोसा ही नहीं है। जब कोई थोड़ी सी रिपोर्ट इनके समझ लो इनको अच्छी लगी, इन्होंने कहा यार इन्होंने तो कमाल ही कर दी, ये तो बड़ी अच्छी JIT है। देखें फिर क्या हुआ, फिर इनको थोड़ा सा दरमियान में ये मिनट बाद अपना मौक़िफ़ बदलते हैं। फिर इन्हें हुआ कि शायद नवाज शरीफ बच ना जाए, इस्तीफ़ा दो जी, इस्तीफ़ा दो। आप जी एट ए टाइम आप ये कह रहे हैं कि JIT रिपोर्ट हमारे ख़िलाफ़ है, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला करने जा रही है, आप जजेस की ऑब्जर्वेशन को देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और साथ ये कहते हैं जी इस्तीफ़ा भी दो। तो फिर 2-4 दिन 5 दिन रुक जाओ भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे, मेरी हमें तो कोई परेशानी नहीं, मेरी बात 4 दिन वैसे गुजर जाएंगे जल्द से नहीं मेरे क्यों आप नहीं हम नहीं परेशान, ये परेशान अहमियत देते हैं भाईजान, हम तो नहीं परेशान। यू मियाँ साहब ने कहा है ना सुबह ये खैरात की तरफ इस्तीफ़ा मांगते हैं। मेरी अब बात सुन, देखें वेट करें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। देखें उन्होंने JIT ने जो किया ठीक किया, आपने रिपोर्ट दे दी। मुझे उसके बाद कभी सरकारी मुलाजिमों पे तनकीद करने का क्या हक है? अच्छा मेरी ये जो नैब के लोग होते हैं वो सरकारी मुलाजिम नहीं होते, पुलिस सरकारी मुलाजिम नहीं है, FIA सरकारी मुलाजिम नहीं है। मेरी आप बात सुन, अगर कोई सरकारी मुलाजिम गलत करता है तो क्या कोई बंदा उनको नहीं ये कह सकता कि आप गलत हैं? आप तो फिर इसका मतलब सारी सरकारी मशीनरी मेरी आप बात सुन, ये देखें एक पर्सनल है, देखें एक इन्वेस्टिगेटर नहीं, एग्जेक्टिव को उसके अंडर तो नहीं है ना भाई। देखें मेरी आप नहीं मेरी बात सुन, नहीं वो उसके अंडर नहीं मेरी आप बात सुन, वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई क्या कर सकते हैं? कमाल वाली बात है कहते हैं जी वो आपके अंडर काम कर रही है, हमारे अंडर क्यों काम कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के देखें जी मुझे आप मौका मुझे मौका दे, मेरे 1 मिनट मौका। ये हमारे वकील साहब बैठे हैं माशाल्लाह, आप मुझे बताएं कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि एक रिपोर्ट थानेदार लिख के आए और ये जनाब जज साहब इनकी बहस ना सुने, किसी के ट्रायल ना हो, गवाही ना हो, सफाई ना हो, वहाँ पे एक सारी प्रोसेस ना हो, और वो आते ही जनाब थानेदार की रिपोर्ट पढ़ के चल तुझे सजा होगी, चल तुझे सजा तो किसने नहीं दी भाई। मेरी बात ये तो हर रोज हमें सजा दे के सोते हैं भाई, क्या मतलब सजा हर रोज ही हमें कहते हैं, ये कहते हैं जी JIT ने ये कर दिया, ये रिपोर्ट इनको इस्तीफा दे दें, ये हुआ वो हुआ। देखिए मेरी बात सुने, देखिए इन्वेस्टिगेटिंग कह रहे हैं सियासी तौर पर, मेरी आप बात सुने, देखिए कितने ऐसे केसेस हुए जिनमें JITs बनी और उनकी रिपोर्टें भी बाद में गलत हुई, उनकी जजेस ने उनको उस पर जब ट्रायल कोर्ट में मेरी बात सुने, देखें जो तहरीक इंसाफ वाले बात कर रहे हैं वो कोई जजों के रिमार्क्स से मुख्तलिफ बात नहीं कर रहे, जो जजेस अंदर रिमार्क्स दे रहे हैं वही बाहर आके तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं। मैं कहता हूं इनका क्या कहता हूं भाई, ये हौसला रखें, मेरी बात सुन लें, ये हौसला रखें, हौसला रखें। देखें इन ये तो खुश हो ना, मेरी बात सुन, अब जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी आप ये बिल्कुल फिक्र ना करें, ना हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे, हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, इलेक्शन 2018 में भी आ जाएगा। और देखे ये तो खुदा के फैसले हैं ना, मेरी बात सुन लें, जो भी हो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करेंगे, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, हमने भी किया। इसमें ऐसी बात अब सुप्रीम कोर्ट के एहतराम का एक जुज़ ये होता है जब आप उसके सामने पेश हों तो ऐसे दस्तावेजात पेश ना करें जिनको जजेस हजरात कहें कि वो जाली हैं। नहीं जजेस हजरात ने देखे मेरी बात सुन, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, देखा अगर वो मेरी वो सर नजर में उन्होंने कहा सर बाद नजर में भी ऐसी ऑब्जर्वेशन आती रहती हैं, लेकिन वो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती उनकी कंप्लीट डिटेल उस पर नहीं जाया जाता, उस वक्त उसको आप गलत ना ये जालसाजी बाजी नजर में देखें। अटॉर्नी जनरल से जब आप कौन सा सेक्शन देखिए, फिर उसके बाद पूछा जब आपके इशू फ्रेम होते हैं क्या, यानी आप 1.25 साल हो गया, नहीं हूं मैं, मेरी बात सर, ये वकील जब इशू फ्रेम होता है 1.25 साल हो गया, तो इशू फ्रेम में यही नहीं होता। मेरा ख्याल है कि मैं बट साहब मुझे जरा ट्रायल कोर्ट नहीं है, मैं आता हूं, सिर्फ एक सेकंड जी सर, ये ट्रायल
ٹرائل نہیں ہو رہا, چلان ٹرائل میں ہوتا ہے. دس از 184(3). اس میں سپریم کورٹ نے اپنی ضرورت کے تحت اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جے آئی ٹی بنائی. سپریم کورٹ از ایٹ لبرٹی ٹو ایکسپٹ اٹ اور ریجیکٹ اٹ. شعیب صاحب ایک سوال ہے, کیونکہ میں نے ابھی ججمنٹ ہے یار, ان تینوں کی ججمنٹ پڑھ لیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم فیصلہ کر دیں گے اور ان کو موقع نہیں دیں گے تو یہ رائٹ آف اپیل ان کا ختم. چلیں ٹھیک ہے, شعیب صاحب آپ ان کے فیصلے تو پڑھیں, آپ ماشاءاللہ وکیل ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں اپنی سہولت کے لیے جے آئی ٹی بنائی, اس جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر سے جب ایڈوکیٹ سلمان راجہ شریف خاندان کے وکیل جب کوئی چیز اٹھاتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی کی غلطی کو شو کرتی ہے تو ججز فوراً کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں. اچھا, مگر جہاں پہ جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر کوئی اسٹرانگ پوائنٹ ہے تو وہاں پہ ججز کہتے ہیں اس کا جواب دیں. یہ کیا ہے؟ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جب بھی جے آئی ٹی میں کوئی غلط چیز پوائنٹ آؤٹ ہو 2 منٹ دیں, تو کہتے ہیں ہم اس کے پابند نہیں ہیں بولنے میں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ اینی ون, لیکن میں آپ سے 2 منٹ لوں گا. یہاں ایشو یہ چل رہا ہے کہ جے آئی ٹی بنائی گئی تھی ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر فار دی سیٹسفیکشن آف سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے سامنے جے آئی ٹی کی کچھ غلطیوں کا نشاندہی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ از ایٹ لبرٹی ٹو ٹیک ایکشن. ٹھیک ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ اس وقت تک ایکشن نہیں لے سکتی کہ سپریم کورٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے 1.5 سال سے ہم آپ سے بیسک سوال پوچھ رہے ہیں, اس کا جواب آپ نہیں دے رہے, ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں. دیکھیں جے آئی ٹی واز اے الاؤنس ٹو دا ریسپونڈنٹ کہ یار ایک اور موقع ہے تمہارے پاس ٹو کلیئر یور پوزیشن. بار بار اس پہ بھی نہیں ہو رہی. تو یہاں یہ ایشو آ رہا ہے کہ جے آئی ٹی کا جو بات انہوں نے کی ہے سپریم کورٹ نے اس کا ایکسیپٹ کرنی ہے. تو سپریم کورٹ جے آئی ٹی کو پڑھنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ ہمارے سوالوں کے جوابات اگر جے آئی ٹی نے دیے, ٹھیک ہے, اگر دیے تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ بتائیں, میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان کو 184(3) میں اٹ ہیز نیور ہیپنڈ, ان کو ٹرائل بھی دے دیا گیا ہے, ان کو ایگزامینیشن ان چیف اور ان کو کراس ایگزامینیشن کا بھی حق دیا گیا ہے. 184(3) میں کبھی نہیں ہوا, نہ انڈیا میں ہوا نہ پاکستان میں ہوا. جے آئی ٹی کے تھرو ہو گیا میرے بھائی نہیں, جے آئی ٹی بھی دنیا میں پہلی دفعہ ایسی میرے یار پلیز بٹ سب لیگل بات کر رہا ہوں. they have given them so much allowance to clear your position and they have failed badly. یہ لیگل ریکورس کیا ہے؟ لیگل ریکورس نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ لیگل دیکھیں نا, لیگل ریکورس یہ 184(3) کے تحت if you have failed to اویلیبل ایویڈنس پہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. 540 undisputed available evidence, مگر یہ کہہ رہے ہیں ایویڈنس ہے ہی نہیں نا. میری بات سن لو نا میرے بھائی, ان اویلیبل ہے نا. انہوں نے کہا کہ دس از یور پراپرٹی, یس دس از مائی پراپرٹی, پرووائڈ اس ود اے منی ٹریل اور ریسورسز. انہوں نے دیے نہیں دیے. یہ سپریم کورٹ اب یہ کہہ رہی ہے جی آئی ٹی بھی بنا دیں گے ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر. لیکن آخری بات جی اس میں یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ ان کو الاؤنس دے دے کے تھک گئی ہے. اچھا, الاؤنس دے دے کے. سوال بیسک ہے, پہلے دن والا. وہ آج لگ رہا تھا کافی تھکاوٹ لگ رہے تھے. اعجاز چودھری صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو بنے کچھ نہیں وہ آپ کر لیں, آپ بتائیں کس کے جواب دینا چاہتے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ چھٹا موقع ہے کہ شریف فیملی کو صفائی پیش کرنے کا, کاغذات پیش کرنے کا, اپنا ڈیفنس پیش کرنے کا, منی ٹریل پیش کرنے کا موقع ہے. 2 تقریریں قوم سے خطاب کی, ایک پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کی, جو پارلیمنٹ کے فلور پہ کی وہ سپریم کورٹ میں نگیٹ کر دی ان کے وکلاء نے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 5 ججز نے یہ فیصلہ کیا. 2 نے تو یہ کہہ دیا نا کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہے, صادق اور امین نہیں ہے. 3 نے کہا نہیں, یہ 13 سوال ہیں, ان کا ہم چاہتے ہیں کہ ایک جے آئی ٹی بنا دی جائے اور اس کا جواب آ جائے. جے آئی ٹی بنی, مٹھائیاں بانٹی گئیں, جفیاں ڈالی گئیں. ہم یہ کہتے تھے جو آج بھی کہتے ہیں, اس وقت آپ بھی جے آئی ٹی کے مخالف میں عرض کرتا ہوں, میں وجہ بتاتا ہوں. ہم آج بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جب وزیر اعظم نہیں کوئی ایسی بات نہیں, جب جے آئی ٹی کے اوپر وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہوگا جو چیف ایگزیکٹو ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. آپ غلط ثابت ہوئے نا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں نہیں ہوئے. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ اس کا نتیجہ غلط نکال رہے ہیں. ہم یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ یعنی اب تک یہ ثابت شدہ بات ہے کہ جب تک یہ اوپر بیٹھے رہیں گے کوئی ادارہ, سارے ادارے تباہ کر دیے. ایس سی سی پی غلط ثابت ہو گئے نا, نہیں ہوئے. ایس سی سی پی نے کیا کیا آپ کو نہیں نظر آیا؟ آج ایف بی آر کی جو آپ کی قائمہ کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی, اس میں ایف بی آر کے افسروں نے آ کے بیان دیا ہے کہ ہم نے بھی ریکارڈ ٹیمپر کیا اور ان کے کہنے کے اوپر کیا. یہ کون سی قائمہ کمیٹی؟ آج ٹوڈے کامل علی آغا جس کے انچارج ہیں, اس کے اندر ایف بی آر کے افسروں نے آ کے بیان دیا کہ یہ ٹیمپرنگ ہم نے بھی کی ہے اور یہ ان کے کہنے کے اوپر کیا. ریکارڈ میں
जो भी रिकॉर्ड यानी शरीफ फैमिली से मुतल्लिक है उसके बारे में कि ये बिल्कुल अभी ताज़ा इत्तला है। क्या फैसला लिया? कामल आगा की इत्तला होगी जी, वो आपको पता है क्यों लीक का है? नहीं क्यों लीक का है, कोई कायमा कमेटी का चेयरमैन होगी, ऐसी बात कोई नहीं है। आप देखें ना, ये इस तरह ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रहे हैं ना, पार्लियामेंटेरियन की तरह बात करें। रिकॉर्ड कौन सा टेम्पर मैं आपसे अर्ज करता हूं, रिकॉर्ड बात करें भाई, झूठ भी इतना बोले ना जिसका झूठ का कोई ताल्लुक हो। भाई मेरी बात अपनी अपनी वक्त पे बात करें भाई, देखे ना मेरी बात, वक्त पे बात करें। ऐसा झूठ ये है नूरी का वतीरा, आपके पास जब दलील ना हो तो ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं। आपके पास आता हूं जी, आप क्या वतीरा है कि आप वहां बैठ के बात पूरी करने फिर आपके पास मैं झूठों का पलंदा बांधते हैं। जी जी, आप बात करें। चुप करा मुझे बताइए कौन सा रिकॉर्ड में तब्दीली हुई? मैं अर्ज करता हूं ये साबित कर जिस तरह तो फिर इनकी सजा माप ले। एससीसीपी के रिकॉर्ड में तब्दीली की एफबीआर के कौन से रिकॉर्ड? मैं जो बात आपको जितनी बता रहा हूं दैट इज अ डैम फैक्ट। इसकी तफसील क्या है? चलो सर, इस पे एफबीआर से पूछिए। आप मौजूद थे उधर? कामर अली आगा ने टॉक शो के ऊपर आके बात की है। आप मुतीला जान मानते क्यों नहीं इस बात को? वो बंदा है, उसे नहीं करनी है। चेयर मेरी आप बात कायमा कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो अपोजिशन हो सकते हैं। चलें इसका इसी तरह नहीं तो आप पहले इसका एससीसीपी का जवाब कल टॉक शो रख लें और ये सबूत ले आए। मैं आपसे कल टॉक शो रख लें, सबूत आपके जिम्मे है, मेरे जिम्मे नहीं है। एससीसीपी पे इल्जाम लगाना आपके मतीउल्लाह जान साहब एससीसीपी पे ये लगाते हैं। यानी जिस आदमी के सारे सबऑर्डिनेट स्टाफ ने कहा कि इसने दबाव करके हमसे गलत सारा लिया, और वो पता किसका था उसका जान लें। वो था जो नवाज शरीफ, जिसमें बराह रास्त मनी लॉन्ड्रिंग इम्प्लीकेट होता है, चौधरी शुगर मिल का केस था। इसलिए हम ये कहते हैं इनको बहुत मौका दिया गया। इसमें फिर 3 जजेस ने ये कहा कि आप एक मरतबा और मौका ले लें। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जेआईटी की रिपोर्ट के अंदर एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जो नवाज शरीफ को रिलेट करता हो लंदन प्रॉपर्टी से, और ये जेआईटी की रिपोर्ट में नहीं है। चाहिए आपको भी समझना चाहिए कि आखिरी दिन तक नवाज शरीफ कहता मुझे पता ही नहीं इल्जाम क्या है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया ना इल्जाम क्या है। जो इंचार्ज जज हैं उन्होंने कहा इल्जाम ये है कि ये जो एवन फील्ड के फ्लैट्स हैं, ये जो मोहल्लात हैं, ये किसने खरीदे हैं? सीधी सी बात है। और एक बात आपको यहाँ पर मैं बता दूं, उन्होंने हमेशा ये कहा है जजेस ने कि जीआईटी के रिकमेंडेशंस हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ठीक, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि जहां यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस है, उसके ऊपर आप बात कीजिए। उसके ऊपर आज तक यानी शरीफ फैमिली की ने कोई बात नहीं। जजेस ने भी बहुत दफा अपने रिमार्क्स में ये बात की है। एजाज चौधरी साहब, हम जानते हैं कि आपको अभी ब्रेक के दौरान आपको जाना पड़ेगा एक और जगह। आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपने वक्त दिया। हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हमारे साथ। मगर एक और असूल ये भी है कि जजेस सिर्फ अपने फैसलों के ज़रिए बोलते हैं। ये बहुत पुराना और सदियों पुराना असूल है, मगर पाकिस्तान में 2007 के बाद से वकला तहरीक के बाद जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हुए तो उसके बाद जजेस कुछ ज़्यादा बोलते पाए गए और फैसले कम लिखते पाए गए। ये भी एक तल्ख हकीकत है। आज ही की हम एक मिसाल लेंगे। हमारे एक सीनियर साथी सहाफ़ी हैं वहीद मुराद, जो एक तफसीली ब्लॉग लिखते हैं हर रोज़ की समात का, और आज की जो समात हुई वो तकरीबन 12-13 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ब्लॉग है जो वहीद मुराद ने लिखा। उन सफ़ात को अगर हम एक नज़र दिखा सकें आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे, तो उन सफ़ात पे जो हाईलाइट किया गया है पीले रंग में, ये तमाम जजेस के रिमार्क्स हैं, और जो जुमले हाईलाइट नहीं हुए वो वकील के दलाइल देने की एक कोशिश है। तो आप देखेंगे कि जितने भी सफ़ात हैं वो ज़्यादातर जजेस के रिमार्क्स से भरे हुए हैं, और वकील के दलाइल का जो हिस्सा है वो बहुत कम नज़र आता है। मैंने जो एक कैलकुलेशन की तो ये इन 12-13 सफ़ात के ऊपर कुल 200 लाइनें थी इन सफ़ात के ऊपर। अगर हम आपको दोबारा वो दिखा सकें, कुल 200 लाइनों में से 150 लाइनें ऐसी हैं जो कि जजेस के रिमार्क्स की हैं, और सिर्फ 50 लाइनें ऐसी हैं जिसमें वकील ने कुछ बोलने की कोशिश की है। यकीनन 3 मुअज़्ज़ज़ जज थे और 1 वकील था, तो उसमें जजेस के बहुत सारे सवालात थे और शायद वकील के पास जवाब नहीं था उनके पास कुछ कहने को, तो इसलिए सवाल ज़्यादा थे, जवाब कम थे। मगर मैं खुद वहाँ कमरा अदालत में मौजूद था और वहीद मुराद भी मौजूद थे जो हमारे साथ ही थे, और हमें अभी टेलीफोन लाइन पे वहीद मुराद ने ज्वाइन किया है। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा, वहीद मुराद अगर आप हमारे साथ हैं तो आप भी कमरा अदालत में मौजूद रहे, मैं भी, तो आपको नहीं लगता कि जजेस जो है वकील को बोलने का वक्त कम देते हैं
जब वो एक जज के सवाल का जवाब देने की कोशिश ही करना शुरू होते हैं तो दूसरे जज का सवाल आ जाता है, फिर तीसरे जज का। आप इस हवाले से क्या आपका मुशाहिदा रहा? जी, हमारा मुशाहिदा तो आज शुरू ही ऐसे हुआ कि सलमान अकरम राजा जो हसन, हुसैन और मरियम के वकील हैं, उन्होंने जब अपने दलाइल का आगाज़ करना चाहा तो सबसे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपनी बात शुरू कर दी। लेकिन सलमान अकरम राजा इस कोशिश में थे कि वो अपनी बात जारी रखें, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन भी पीछे हटने वाले नहीं थे। इस दौरान फिर इंटरप्ट किया उनको जस्टिस अजमत सईद ने, और उनने सलमान अकरम राजा को कहा कि आपको चाहिए कि जब जज साहब बोल रहे हो तो आप खामोशी सुन लिया करें, ये ज़्यादा बेहतर है। इस पर सलमान अकरम राजा ने माजरत की। तो ये पहले 2 मिनट की कार्रवाई है जहाँ ये हुआ, वहीं से ये मामला फिर शुरू हुआ। और जैसे ही वकील सलमान अकरम राजा बोलने की कोशिश करते तो अमूमन हमने देखा कि जस्टिस अजमत सईद साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन वो कोई ना कोई बात करते थे दरमियान में। तो ये वो इंटरप्शन थी कि जिसकी वजह से वो पूरी समाअत के दौरान चीज़ें एक सीक्वेंस में या एक तसलसल के साथ ना हो सकी। मसलन जब मरियम के ट्रस्ट डीड की बात आती तो अगर सलमान अकरम राजा कहता कि मैं इससे बाद में दलाइल दूंगा, लेकिन जजेस के रिमार्क्स आ जाते तो उसको उस तरफ आना पड़ता। अब उस तरफ जब बात चल रही होती तो अचानक जज साहब कहते हैं कि ये अजीजिया स्टील मिल का सरमाया कहाँ से आया, उसके जो आप कह रहे हैं 63 मिलियन रियाल थे तो वो कहाँ गए, कहाँ से आए। तो जब वकील साहब उस तरफ जाते तो दूसरे जज साहब कहते हैं कि नहीं, पहले आप ये बताएं ना वो ट्रस्ट डीड की जो उस पर स्टैम्प है या उसकी जो तस्दीक है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये सूरत हाल वो थी कि जिसमें फिर एक सीक्वेंस के साथ एक तरफ मुकदमा नहीं चल पड़ता। उसमें ये होता है कि इंटरप्शन होती है तो वही चीज़ें रिपीट होती जाती हैं। और जज साहबान ने बार बार उनको कहा भी सलमान अकरम राजा को कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो ये ना दोहराएं। वैसे सलमान अकरम राजा साहब को मैं देख रहा था, बड़ा सब्र आजमा उनके लिए वक्त था। वो कहना भी कुछ चाहते थे मगर जजों को नाराज़ भी कोई नहीं कर सकता ऑब्वियसली। और अजमत सईद शेख ने शुरू में कहा था हम आपको सुनेंगे, लेकिन फिर पूरा दिन गुजर गया और वो जजेस के रिमार्क्स मैंने देखा है कि कई बार सलमान अकरम राजा अपना जुमला भी नहीं पूरा कर सकते थे एक जज के सवाल के जवाब में कि एक और सवाल आ जाता। तो और ये जो आपने नोटिंग की है जिस तरतीब से ये 12-13 सफ़ात की बड़ी तफसीली आप नोटिंग करते हैं अपने ब्लॉग्स के लिए भी, तो उसमें तो नहीं लगता कि सलमान अकरम राजा तसलसल से बोलने दिया गया। ये मैंने कई बार घड़ी पे भी देखा, 1 मिनट भी सलमान अकरम राजा तसलसल से अपनी कोई बात नहीं कर पाए। यही बात हमारे मुशाहिदे में भी आई है। आज जिस तरह आप बात कर रहे हैं तो जो आज का ब्लॉग मैंने लिखा है या पूरी तफसीली कार्रवाई जो मैंने वेबसाइट पे डाली है तो ये 3500 से ज़ायद अल्फाज हैं जी। तो इसमें जिस तरह आपने निशानदेही भी की कि इसमें जजेस ज़्यादा बोले हैं, तो बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल से हम जो इससे पहले कोर्ट में देखते रहे हैं कि जजेस को मुकदमा, क्योंकि फैसला तो उन्होंने करना होता है जो भी वो करना चाहते हैं, तो जो ज़रूरी सवाल है जिसको वो समझना चाहते हैं या जिसमें इनको समझने में दुश्वारी है तो वो वकील के सामने रख दें। और ये हमने देखा है कि जस्टिस एजाज अफजल जो एक बेंच के सरबराह हैं वो यही करते हैं। वो काफ़ी देर सुकून के साथ, सब्र के साथ सुनते रहते हैं वकील को, और जब कभी उनके दिमाग में कोई सवाल आता है या किसी चीज़ पे वो नोट करना चाहते हैं कि वकील का स्पेसिफिक इस पे क्या जवाब है। क्विकली वाहिद आखिर में ये बता दें क्योंकि आपका भी वक्त कीमती है, ये बता दें कि ये तंज भी बहुत होता रहा जजेस की तरफ से, तंज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है और फिर इशारों में भी बात की जाती है कि आपके खिलाफ बड़े ख़तरनाक शवाहिद हैं। ये तंज और मुहावरतन और इशारों में जो बातें होती हैं तो इससे तो जो कोर्ट का जो माहौल है, जो ऑडियंस है, वो इसका क्या मतलब ले रहा होता है? ये देखें जी, जो लोग सिर्फ तमाशबीन होते हैं, तमाशा देखने के लिए अदालत में गए होते हैं, उनके लिए तो ये बड़ा महजूज होने का मौका होता है कि वो महजूज होते हैं। लेकिन एक स्मूथ प्रोसीडिंग के लिए, एक कानून की बालादस्ती के लिए या कानून की हुक्मरानी के लिए ये बहुत संजीदा चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये कैलिबर होना चाहिए कि वो चीज़ को बहुत अगर लाइटली मूड में कोई बात कहनी होती है तो वो तंज कम से कम ना हो। ये हम जो समझते हैं ये इस मुल्क के लिए, इस माशरे के लिए और इस आईन और कानून की बालादस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से और कोई भी ऐसा जुमला ना उछाला जाए कि जिससे मुखालिफिन जो है अपने सियासी मकासद हासिल कर सकें। मगर यकीनन वहीद मुराद बहुत शुक्रिया। जहाँ पे पिटी द नेशन खलील जबरान की नज़म का एक पैरोडी की जाएगी और गॉड फादर नावल से अपने फैसलों का आगाज़ किया जाएगा और अपने रिमार्क्स में हुकूमत और हुक्मरानों को सिसिलियन माफिया कहा जाएगा, ये तो बहुत कम है जिसका मुजाहरा हम इन समातों में देख रहे हैं। शुएब रज़ाक साहब, आप भी एक कानूनदान हैं, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम वकील को जो है 3 जजेस को बोलने का मौका मिलना चाहिए? कम से कम 1 मिनट 2 मिनट तो इंतज़ार करें, उसके बाद सवाल करें। क्या आपका क्या तजर्बा है? मैं इस पर एग्री करता हूँ। जुडिशल इंटरवेंशन उस वक्त होती है जब जज को जवाब नहीं मिल रहा, एक मुद्दा है उसके पास,
जुडिशल इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया में है। जज इज़ देयर टू आस्क द क्वेश्चन कि मेरे सामने ये मुद्दा है, आप मुझे ये बताएं। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की डेस्परेशन है ना, वो ये है कि बार बार वो कह रहे हैं कि 1.5 साल से हमें ये बता दो। नहीं, जजेस को डेस्परेट होना चाहिए। देखिए ना, शुड जजेस बिहेव लाइक डेस्परेट पीपल? सुन लें, यहाँ जजेस इम्पोर्टेंट केस है, 184 की लिमिटेशंस हैं, रिट गई हुई है। नहीं तो इसका मतलब वकील को ना बोलने दें, इसका क्या मतलब है? मैं इस पे तो एग्री नहीं करता ना कि आप वकील को ना बोलने तो दें। आप वो जरा एक्सप्लेन तो करें, लोग आपको जानना चाहते हैं। मैं कि ये कह रहा हूं बतौर वकील आपकी क्या फीलिंग होगी अगर आप सलमान राजा की जगह खड़े होंगे? पहले तो आप वो बताएं ना, जज को डिफेंड आप बाद में कर रहे हैं। मेरी कहने का मकसद ये होता है कि आप यू आर देयर टू असिस्ट द कोर्ट एज ए लॉयर। अगर आपको अलाउ नहीं करेगा कोई बोलने का, तो हाउ यू गोइंग टू असिस्ट द कोर्ट? कोर्ट का सिस्टम ये नहीं होता, आप वहाँ केस जीतने नहीं जाते, आप वहाँ असिस्ट करने जाते हैं। तो असिस्ट किस तरह करते हैं? व्हेन यू आर अलाउड टू सबमिट योर सबमिशन। क्या ये टेंडेंसी है जजेस में, प्लेइंग टू द गैलरी मीडिया, और जो टिकट चलते हैं और अगले दिन सुर्खियां लगती हैं, क्या इससे यू थिंक दिस आल्सो लीड्स टू मीडिया ट्रायल देखिए ना, ऑफ अ पार्टी? मैं तो इससे एग्री नहीं करता कि जी आपके यू आर क्रिएटिंग हेडलाइंस और आपके टिकट्स चल रहे हैं। मैं इस पे कोर्ट के डेकोरम की आई डू नॉट एग्री विद दैट। और वो टेंडेंसी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट हैज़ डेवलप्ड। हमने ये रिसेंटली टेंडेंसी डेवलप की है और वो फील भी होता है कि जी दिस हैज़ गॉन। और ये जज्बाती रिमार्क्स और मज़ाक और तंज जजेस की तरफ से रिडिक्यूल कर जो की हद करने की ये कन्वेंशन में कहीं नहीं है, पहले भी नहीं था, कन्वेंशन भी कहीं नहीं है, प्रोसीजर में भी कहीं नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द जजेस दे रिफ्रेन फ्रॉम इट, उनको रोक करते हैं। उनका काम क्या होता है? मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट सिर्फ जुडिशल इंटरवेंशन का है कि अगर उनकी तशनगी रह गई है कि किसी बंदे ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उसके बाद रिमार्क्स देना या कोई आगे चलना, ये टेंडेंसी हमने रिसेंटली डेवलप की है, जो ना किसी कन्वेंशन में है, ना किसी और डेवलप कंट्री में है, ना हमारे अपने मुल्क में था। चल ठीक। अब जुल्फ़िकार भट्टी साहब, बतौर एक सियासतदान और एक हुक्मरान जमात के MNA, आपको क्या महसूस होता है जब अखबारों में जजेस के रिमार्क्स आप पढ़ते हैं? तो आपके लोग आपको वो रिमार्क्स पढ़ के क्या कहते हैं, वो क्या तासुर लेते हैं और आप पे क्या गुजरती है? मती भाई, रिमार्क्स की बात नहीं है। मैं तो आपके पहले भी 2-3 प्रोग्राम में आपने बल्कि मुझे कहा कि आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। मैं हालांकि मैं तो डॉक्टर हूँ, वकील नहीं हूँ। मुझे सच्ची बात ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क का, मैं माज़रत के साथ और एहतराम करते हुए, देखें आप में जितनी आपके सोसाइटी में जितनी ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, ये आपकी ये जुडिशली की कारकर्दगी है। आम अदालतों में इंसाफ, मैं आप बताता हूँ। मैं देखो, भुट्टो की फांसी को जुडिशल मर्डर कहा गया, मुशर्रफ और ज़िया के डिक्टेटरशिप को जिन्हें जजेस ने ही जायज़ करार दिया। इसके बाद आप मैं मखदूम जवेद हाशमी साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि यहाँ आपके जजेस में बैठा है जिसकी ऑफशोर कंपनी, आप इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहे? तो किसी ने इस पर हिलचल नहीं हुई। इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान पे इल्ज़ाम लगा और उसका बाद इन्होंने कितना क्लीन एंड नीट तरीके से उस सिनेरियो को साफ़ किया। आप देखें, लाखों केसेस अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। आप सुबह जाएं, लोअर 20 लाख पूरे पाकिस्तान की अदालतों में। जी भाई, थोड़े सुप्रीम कोर्ट में 20,000 से ज़ायद, 20,000 से ज़्यादा। देखें, आपके जो लोअर जुडिशली, हाई जुडिशली में भी देख लें कितनी पेंडेंसी है। आप लोअर कोर्ट्स ले लें, आप लोअर कोर्ट्स का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। अब मैं यकीन जाने, मैं अपने ज़ाती मुशाहिदे की मैं ऑन ओथ बात कर रहा हूँ। मैंने अपने एक ज़ाती केस के लिए 8 लाख रुपया मुझे रिश्वत देना पड़ी एक जज साहब को। ये आपको कल ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ये तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट बनती है। ये माजरत के साथ हम कोई ऐसा इस इल्जाम की मेरी आप बात सुन लें, एक मिनट बड़ी बात, लेकिन ये आपको फिर इसका मजीद वजाहत देनी पड़ेगी। मैं मजीद वजाहत दूंगा भाई, मैं जज का नाम भी दूंगा। मेरी बात सुन लें। अभी एक आप यहाँ पे नाम ना दीजिएगा, बाहर दीजिए। मेरी आप बात, यहाँ पे आप नाम ना, मेरी आप बात सुन लें, मेरी आप बात सुन लें। एक गाली गलोच का मुकदमा हुआ और उसका सेशन जज जो कस्टडियन होता है, उसने गाली गलोच का डकैती का मुकदमा दर्ज करवाया। एक मिनट पर बात सुन लें। इसके बाद एक अभी मेरे हलके में एक नजायज़ कब्जा हुआ, पता लगा जी कि उसका जो बेटा है वो जज साहब हैं और वो लोगों को मजबूर कर रहे हैं। चलें, अभी मेरी बात नहीं, हम इस तरह नहीं जाएंगे। देखिए, हम इंडिविजुअल केसेस पे नहीं, वो पेंडिंग केसेस हैं, हम उन पे बात नहीं करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो जजेस के रिमार्क्स छपते हैं,
बड़ी बड़ी मैं ना सुर्खियों में- खुदारा इसके जुडिशियल रिफॉर्म्स करें कि ये अपनी मंजी के नीचे भी डंगोरी फेरें कि इन्होंने क्या सिस्टम को किस तरीके से चला रहे हैं। यहाँ बैठ के इंजॉय करना, लोगों पे तनकीद करना, लोगों का मज़ाक उड़ाना और अपना उससे इंजॉय करना, ये कितनी शर्मनाक बात है। खैर पता नहीं एंजॉय क्या करते हैं। इंजॉय कर रहे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी वक्त बहुत कम है। अभी कल भी ये समाज जारी है। हसन नवाज और मरीम नवाज के वकील एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने कुछ सवालों के जवाब देने हैं। जुल्फ़िकार भट्टी साहब, एजाज चौधरी साहब और बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब ने हमें ज्वाइन किया था, वहीद मुराद ने भी। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सवाल जितने भी हों और जवाब बेशक ना मिलें, मगर जजेस को और ख़ासकर आला तरीन अदालत के जजेस को अपना टेम्परामेंट और अपने मज़ाह की जो हिस्स है उसको उन हदूद में रखना चाहिए जिससे अदालत का वक़ार भी बरकरार रहे और कोई फ़रीक ये ना समझे कि मुअज़्ज़ज़ जजेस अपने बयानात और रिमार्क्स के ज़रिए मीडिया ट्रायल का एक हिस्सा बन रहे हैं। बदकिस्मती से काफ़ी अरसे से ये सब कुछ यहाँ हो रहा है और इतने बड़े और तारीख़ी केस में इस किस्म के बयानात जो सुर्खियाँ बन जाते हैं वो यकीनी तौर पे उससे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और जो कानून का एक और आइन का जो एक अमल है वो बराह रास्त मुतासर होता है। और ये आइन के आर्टिकल 10 जिसमें मुनसफ़ाना मुकदमा, मुनसफ़ाना ट्रायल, फेयर ट्रायल को यकीनी बनाया गया है, उसके भी मुनाफी है। इस हवाले से उम्मीद की जा सकती है कि अब जितना भी वक्त रह गया है इस वक्त में कम से कम वकीलों को बोलने का वक्त भी ज़रूर मिलेगा। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।